प्रिय पाठकों, आज मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा राज व्यवस्था पर बहुत ही समसामयिक जो टॉपिक है उसको फोकस करना चाहूंगा और वो है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। ये एक ऐसा दृष्टिकोण, एक ऐसा विचार है जो आज की तारीख में केवल हिंदुस्तान में ही नहीं पूरी दुनिया में समसामयिक है। ऐसे स्थिति में इस सवाल पर आज विचार करना और उस पर फोकस करना लाजमी बनता है, क्योंकि ये आपके प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए केवल करंट अफेयर्स में ही नहीं, वो राज व्यवस्था में, वो जीएस में और एक तरह से कहें विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में ये आपकी नंबर को बढ़ाने में और आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। जहाँ तक सवाल है, उस टॉपिक का हमने नाम बताया कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, यानी सहकारी संघवाद या उसे सहयोगी संघवाद भी कहते हैं, मददगार संघवाद भी कहते हैं। ये एक ऐसा दृष्टिकोण है जिसका प्रचलन अमेरिका से शुरू हुआ और ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म जो शब्द है, इस शब्द का सबसे पहला प्रयोग A.A.R. बर्च ने किया था। यानी इस दृष्टिकोण की शुरुआत ही अमेरिका से हुआ और आप सब जानते हैं जितने भी आधुनिक राजनीतिक विचारक हुए जिन्होंने राजनीति को दशा और दिशा सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दिया, उनमें अमेरिकी राजनीतिक विचारकों और खास करके शिकागो यूनिवर्सिटी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अब आते हैं हम कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में। सहकारी संघवाद क्या है? तो सहकारी संघवाद एक ऐसा दृष्टिकोण है, एक ऐसी अवधारणा है जो संघ और राज्य सरकारों को साझा समस्याओं को सुलझाने में परस्पर सहयोग प्रदान करती है। यह विचारधारा अनेकों में एक के लिए और प्रत्येक की सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक पहचान को अलग से बनाए रखने की अनुमति देती है। भारत के संदर्भ में अगर लें तो भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, भारत का जो संविधान है, संविधान के भाग 1 और अनुच्छेद 1 में स्पष्ट कहा गया है, भारत राज्यों का संघ होगा। यानी राज्यों का संघ, ये जो कॉन्सेप्ट लाया गया एक कनाडा के फेडरल सिस्टम से लाया गया और भारत में जो संघीय व्यवस्था को अपनाया गया उसके लिए फेडरेशन शब्द का प्रयोग नहीं किया गया, उसके लिए यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया। यह जो यूनियन शब्द है, यूनियन जो वर्ड है, वो भी खास मकसद में इसका प्रयोग किया गया है। राज्यों का केंद्र के साथ एकताबद्ध सूत्र स्थापित करने के लिए फेडरेशन की जगह यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया। तो ये आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर ले। जहां पश्चिमी फेडरलिज्म है, जिसका खास जो सेंटर पॉइंट है अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, वहां पे आप क्या देखते हैं, संघवाद के क्या लक्षण देखते हैं? दोहरी शासन व्यवस्था, 2 प्रकार की न्यायपालिकाएं, दोहरी नागरिकता, 2 संविधान, ये सब आपको देखने को मिला। लेकिन भारत के संदर्भ में इसमें 2-3 पॉइंट केवल आपको देखने को मिलेंगे। यहां दोहरी शासन है, यानी केंद्र और राज्य और स्थानीय सरकारों के बीच सत्ता का जो विकेंद्रीकरण है। दूसरी तरफ आप देखते हैं यहां भी न्यायपालिका 2 स्तर पर है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। लेकिन अमेरिका से और यहां से फर्क क्या है, यहां न्यायपालिका हाई कोर्ट के खिलाफ आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं, लेकिन वहां सर्वोच्च न्यायालय केंद्र के लिए न्याय की फैसला करता है और राज्यों के लिए अपना न्यायालय। संविधान भी अमेरिका में 2 प्रकार के हैं, राज्यों के अपने संविधान है और केंद्र के अपने संविधान है। अगर जम्मू कश्मीर 5 अगस्त 2019 को छोड़ दें, उसके बाद तो छोड़ दें, उससे पहले केवल हिंदुस्तान में जम्मू कश्मीर का ही अलग संविधान था। बाकी अब जब 5 अगस्त 2019 से जम्मू कश्मीर का विलय भारत में कर दिया गया है, उसके संविधान को समाप्त कर दिया गया है, अनुच्छेद 370 और 35A को समाप्त कर दिया गया है और लद्दाख और जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है, तब पूरे देश और पूरे हिंदुस्तान के लिए एक संविधान है। यानी आप देखते क्या हैं कि जो संघीय व्यवस्था का जो चरित्र है, 2 प्रकार की सारी चीजें, वो हिंदुस्तान के संदर्भ में देखने को उतना नहीं मिलता है। आप यहाँ पे जो शक्तियां हैं वो संघ की तरफ झुकी हुई है। आप यहाँ दोहरी नागरिकता नहीं मिलेगा,
ये राज्यों के लिए नागरिकता और केंद्र के लिए एकहरी नागरिकता का व्यवस्था है। दूसरी बात देखेंगे, अमेरिका में जो अवशिष्ट शक्तियां हैं वो राज्यों को दी गई है, भारत में अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास। तो ये जो पावर है कहीं ना कहीं भारत के संदर्भ में ही भारत को की जो संघीय शक्तियां हैं वो ज्यादा पावरफुल हो जाती है और ये एक तरह से जो शक्तियां हैं केंद्र की तरफ झुकी है। भारत में जो राज्य है और संघ के बीच कोई समझौता का परिणाम नहीं है, राज्य संघ से अलग नहीं हो सकते हैं, राज्य बंधे हुए हैं संघ के साथ सहयोगी भूमिका में। तब ऐसे ही समय में कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का विचार आता है। भारत में जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की संस्थाएं हैं मैं उस पर दृष्टिपात करना चाहूंगा आपको। आप देख सकते हैं अंतरराज्यीय परिषद संविधान के अनुच्छेद 263 में उसका वर्णन, वित्त आयोग संविधान के अनुच्छेद 280 में उसका स्पष्ट उल्लेख है। योजना आयोग को समाप्त करके 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग लाया गया, वो भी एक तरह से सहकारी संघवाद को मजबूत करता है। क्षेत्रीय परिषद आप देखेंगे 5 क्षेत्रीय परिषद बनाई गई है, केंद्रीय परिषद, दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद, उत्तरी क्षेत्रीय परिषद, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद और पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद। तो इसमें इन 5 क्षेत्रीय जो परिषद है उसमें सभी राज्यों को रखा गया है। इसके अलावा एक पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद अलग है जिसमें 7 सिस्टर के जितने स्टेट हैं वो उसमें शामिल है और उसमें बाद में चल करके सिक्किम को भी शामिल कर लिया गया पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद में। तो ये जो क्षेत्रीय परिषद है कहीं ना कहीं सहकारी संघवाद की भावना को मजबूत करती है। दूसरी तरफ आप और देखेंगे समय समय पर मुख्यमंत्रियों के होने वाले सम्मेलन, समय समय पर राज्यपालों के होने वाले सम्मेलन, ये भी कहीं ना कहीं संघ के साथ एकाकार होने में, संघ के साथ कदम से कदम मिला करके देश की प्रगति को आगे बढ़ाने में भूमिका निभाती है। यानी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को मदद करने में वो नीति आयोग हो, वो राष्ट्रीय विकास परिषद हो, वो योजना आयोग जो बन करके अभी नीति आयोग बना वो हो, चाहे मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन हो, राज्यपालों का सम्मेलन हो और वित्त आयोग हो, सबका राज्य और केंद्र के संबंधों को मजबूत करने में और सबका साथ लेकर के चलने में महत्वपूर्ण भूमिका है। लेकिन ये जो सहकारी संघवाद है उसमें तनाव के कौन मुद्दे हैं, क्या चुनौतियां हैं भारत में सहकारी संघवाद? तो जो चैलेंज है पॉइंट आउट मैं करना चाहूंगा, पहला चैलेंज है क्षेत्रीयता की भावना का विकास, दूसरा स्वायत्तता की बढ़ती मांगे, तीसरा राष्ट्रपति शासन या राज्यपाल की नकारात्मक भूमिका और चौथा करों के बंटवारे को लेकर के व्यापक अंतर विरोध, पांचवा जो 7वीं अनुसूची में 3 विषय हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, इसको लेकर के संघ की ओर ज्यादा चीजों को बढ़ना कहीं ना कहीं ये तनाव के मुद्दे। आप स्वायत्तता की मांग को लेकर के जहां तक सवाल है, विभिन्न सारे राज्य जो हैं वो भारत से अलग स्वायत्त होने की मांग करते रहे। वो वित्तीय स्वायत्तता का मामला हो, चाहे अधिक से अधिक उनको वित्तीय सहायता का मामला हो, चाहे प्रशासनिक स्वायत्तता की मांग हो, समय समय पर राज्यों के द्वारा ऐसी विचारधारा करती रही है और यही आगे न चल करके पृथकतावादी भावना को जन्म देती है। पृथकतावादी भावना के रूप में आप देख सकते हैं, आप असम को अलग करके अलग बोडोलैंड, पश्चिम बंगाल से अलग करके गोरखालैंड की मांग हो, या समय समय पर कालांतर में आप देखेंगे पंजाब से अलग खालिस्तान क्षेत्र की मांग थी। ये कहीं ना कहीं पृथकतावाद की भावना को जन्म देती है और भारत से पृथक रहने की भावना एक तरह से सहकारी संघवाद की भावना पर कुठाराघात है। दूसरी तरफ आप देखेंगे राज्यपाल की भूमिका को लेकर के आज से नहीं, जब से देश आजाद हुआ और पंडित नेहरू की सरकार बनी, और अगर हम कहें कि जो एक दलीय प्रभुत्व का दौर रहा 1950 से लेकर के 1967 तक, उस समय इस तरह की भूमिका पर कोई सवाल नहीं था क्योंकि एक दल केंद्र में भी थी और राज्यों में थी। लेकिन कालांतर में आप देखेंगे 1967 के बाद जैसे जैसे राज्यों में कांग्रेस की सरकारें कमजोर होती गई, दूसरी विपक्षी सरकारें बैठती गई, वैसे वैसे केंद्र की सरकार इसको अपने हथियार के रूप में धारा 356 का प्रयोग किया और बेवजह भी कभी कभी सरकार को अपने विपक्षियों को राज्यों में गिराने में भूमिका निभाई।
इसका उदाहरण आप देख सकते हैं, 1959 में इसकी शुरुआत हो गई थी पंडित नेहरू के समय। केरल में वामपंथी सरकार थी नमूद्रीपाद की, उसको गिरा दिया गया। 67 के बाद के दौर में भी काम हुआ। 77 में जब मोरारजी देसाई आए तो वो जनता पार्टी की सरकार बनी, पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी। और उसके बाद आप क्या देखते हैं, वो 9 राज्यों की कांग्रेस की सरकार गिरा दी जनता पार्टी की सरकारों के द्वारा, केंद्र की सरकार के द्वारा। 1980 में पुनः श्रीमती गांधी का पुनर्वापसी हुआ सत्ता में। 1971 में गरीबी हटाओ के नारे के साथ वो आई सत्ता में, और उसके बाद फिर इसका वो बदला ली, जनता पार्टी की सरकार को 9 राज्यों में गिराने दी। तो बेवजह ही इन चीजों का प्रयोग होते रहा। आगे चलकर के कर्नाटक में एसआर मुंबई केस बहुत ही प्रसिद्ध रहा। एसआर मुंबई माने भारत संघ विवाद, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। 1989 में हुआ क्या, 1989 में एक ऐसी परिघटना जिसके बारे में आप सोच नहीं सकते। एसआर मुंबई मुख्यमंत्री थे कर्नाटक के, उनकी सरकार अल्पमत में चली आई। उनको विश्वास मत हासिल करने का विधानसभा के पटल पर मौका ही नहीं दिया गया, और राजभवन में फैसला लेकर के वहां पे राष्ट्रपति शासन लगा दी गई। ये तो विडंबना है। इस पर वो हाई कोर्ट गए इस मामले के खिलाफ कि हमें भाई विश्वास मत प्रस्ताव पारित, विश्वास मत के लिए मौका नहीं दिया गया। तब वो जाकर के अंततोगत्वा हाई कोर्ट भी उनके केस को रिजेक्ट किया। फिर वो चले गए सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट में 9 जजों के संवैधानिक पीठ ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया, जिसको हम लोग रेफरेंस के रूप में, नाजिर के रूप में हर समय इसका नाजिर उदाहरण देते हैं। ये कि उन्होंने कहा कि राज्यपाल किसी मुख्यमंत्री और किसी विधानसभा की चुनी गई सरकार के बारे में राजभवन में निर्णय नहीं करेगा, वो विधानसभा के पटल पे निर्णय होना चाहिए। ये उनका फैसला बिल्कुल गलत है, और अगर ऐसा रहा तो आने वाले दिनों में पार्लियामेंट के दोनों सदनों को इस पर ध्यान रखना होगा, और राज्यपाल के सिफारिश पर राष्ट्रपति शासन लगाने से पहले संसद के दोनों सदनों को प्रस्ताव पारित करना होगा, तब वहां पे राष्ट्रपति शासन लगे। तो ये एसआर मुंबई केस का हवाला दिया जा रहा है। एसआर मुंबई केस का अगर हम ध्यान रखें तो आने वाले दिनों में इस पर रोक लगा सकते हैं। 2005 में आप बिहार में क्या देखे, त्रिशंकु सरकार थी, बूटा सिंह राज्यपाल थे, उन्होंने वहां पे कोई दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिली तो वो अपने से राष्ट्रपति शासन लगा दी। मतलब मौका भी नहीं दिए, किसी को बुलाते, जो बहुमत में थी उसको बुलाते, उसको मौका देते, या सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी को बुलाते, किसी को नहीं बुला करके केंद्र के इशारे पर उन्होंने वहां राष्ट्रपति शासन लगा दिया। इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में उनकी खिंचाई हुई कि ठीक है, राष्ट्रपति और राज्यपाल को संवैधानिक पद पर रहते हुए कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती, ये नियम है। लेकिन इसका मतलब ये चिंतनीय है कि अपनी शक्ति का दुरुपयोग नहीं करें। इस पर यह हवाला दिया गया, उनका एक तरह से टिप्पणी आई सुप्रीम कोर्ट करके। फिर आगे चल करके आप 2015-16 में क्या देखते हैं, अरुणाचल प्रदेश में नवाम टोकी की सरकार और उत्तराखंड में हरीश रावत की सरकार, दोनों कांग्रेस की सरकारें थे, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। वहां पर भी क्या हुआ, कांग्रेस के जो मंत्रीगण थे, कांग्रेस पार्टी के अंदर आंतरिक कलह था, उस आंतरिक कलह में दल बदल हो रहे थे, कभी उससे अलग हो जा रहे थे, कभी दूर चले जा रहे थे। तो कांग्रेस का आंतरिक कलह का फायदा उठा करके दोनों राज्यों की सरकारों को गिरा दी गई, वहां राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। ये क्या मंसूबा है भाई? ये जो परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित हो रही है, कहां की परंपरा है? सुप्रीम कोर्ट फिर इस पर तल्ख टिप्पणी की कि राष्ट्रपति राजा नहीं होते। ये बड़ा तल्ख टिप्पणी है सुप्रीम कोर्ट का। हर बार तो सुप्रीम कोर्ट को कार्यपालिका के मामले में हस्तक्षेप करना पड़ रहा है। कार्यपालिका अपने कामों का सही ढंग से संचालन और संधारण नहीं कर रही है। तो ये जो सवाल है राष्ट्रपति शासन का और उसके गलत दुरुपयोग का धारा आर्टिकल 356 का, कहीं ना कहीं केंद्र राज्य संबंधों को विकृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और सहकारी संघवाद की भावना को ही कमजोर करता है। ये एक बड़ी विडंबना है। जिस संविधान के आर्टिकल में हम देखते हैं केंद्र और राज्य संबंधों को लेकर के 3 प्रकार के उनके बीच आपस में रिलेशन है। संविधान के भाग 11 अध्याय 1 में 245 से लेकर के 255 तक विधायी संबंधों का वर्णन। संविधान के अध्याय 2 भाग 11 में ही 256 से लेकर के 263 तक प्रशासनिक संबंधों का वर्णन। संविधान के भाग 12 अनुच्छेद 264 से आर्टिकल 300 तक वित्तीय संबंधों का वर्णन है।
तो बहुत अच्छे ढंग से संविधान निर्माताओं ने शक्तियों का विभाजन किया, लेकिन इन शक्तियों के विभाजन के बावजूद भी शक्तियों का दुरुपयोग किया जाता है। कहीं ना कहीं हम अगर देखते हैं, इस बात का हवाला देते हैं कि संघीय सरकार की तरफ शक्तियां झुकी हुई है। 2-3 आर्टिकल का आपको उदाहरण देना चाहूंगा। आप संविधान के अनुच्छेद 248 पढ़ लीजिए, क्या लिखा हुआ है इसमें। 248 में अवशिष्ट शक्तियां में क्या आता है? साइबर क्राइम आता है, आप देखेंगे। तो 248 में कि जो शक्तियां हैं, अवशिष्ट शक्तियां किन के पास है? केंद्र के पास है। संघीय शासन व्यवस्था के जो पुराने प्रतिमान रहे हैं, पुराने गढ़ रहे हैं ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में, उस पर कहां है अवशिष्ट शक्तियां? वो राज्यों को दी गई है कि नहीं भाई, संघ सूची में संघ सरकार कानून बनाएगी, राज्य सूची के विषय पर राज्य सरकार कानून बनाएगी, समवर्ती सूची के विषय पर दोनों मिलकर बनाएंगे। और उसके बाद भी जो अवशिष्ट पावर बच जाते हैं, जो तीनों विषयों में नहीं है, उस पर राज्य को तो दे दीजिए। आप संघ सरकार सुरक्षा, रक्षा, संचार, डाक, रेलवे, इन चीजों पे कानून बना रही है, कोई दिक्कत नहीं है। राज्य सूची के विषय में सिंचाई है, कृषि है, जेल है, प्रशासन है, इन चीजों पे आप कानून बना रहे हैं। समवर्ती सूची में इन चीजों के अलावा और जो विषय हैं, शिक्षा है, उसके बाद आपका वन्य जीव है, पक्षी है, नाप तौल है, इसके सारी चीजें। यानी जो तीनों सूचियां हैं, आप देखिए, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। अब इस पर समवर्ती सूची और राज्य सूची पर कहां इनडायरेक्ट में सूचियां तो बटी हुई है। संघ सरकार का अलग कानून बनाने के लिए संघ सूची है, राज्य सूची के लिए राज्य सरकार कानून बनाती है, और समवर्ती सूची पर दोनों मिलकर कानून बनाते हैं। संविधान का नियम यह है कि अगर किसी कानून बनाने में दोनों के कानून एक जैसे टकराहट हो, तो फिर संघ सरकार के द्वारा बनाए गए कानून को मान्यता दी जाएगी। हमको वहां भी सवाल नहीं। मेरा सवाल यह है कि जो राज्य सूची के विषय हैं, जो विषय 66 थे, वो घट करके 61 हो गए। 5 को समवर्ती सूची में ठेल दिया। 42वें संविधान संशोधन 1976 में इंदिरा गांधी की सरकार थी, डिक्टेटरशिप सरकार 76 में, क्योंकि 75 में आपातकाल लगा है, आप जानते हैं। 25 जून 1975 का आपातकाल लगा दी, राष्ट्रपति को सूचना दिए बिना फखरुद्दीन अली को। और वो जब लगा तो डिक्टेटरशिप, क्योंकि जयप्रकाश नारायण और उनकी पूरी टीम संपूर्ण क्रांति के नेतृत्व में आंदोलन कर रही थी, उनके सत्ता के खिलाफ, उनकी महंगाई के खिलाफ। तो ऐसे स्थिति में आप क्या देखते हैं, राज्य सूची के 5 विषयों को समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया। यानी आप, और राज्य सूची में जो बचा हुआ विषय है, उस पर संवैधानिक प्रावधान ये क्या कहता है? अनुच्छेद 248 कहता है कि भाई राज्य सूची के विषय पर 249 में कहा गया, 249 में स्पष्ट कहा गया है कि राज्य सूची के विषय पर संसद के दोनों सदन 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करके कानून बना सकते हैं। 249, 250, 248 में हमने आपको कहा कि अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास है। 249 में आप 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करके आप कानून बना ले रहे हैं। और 250 में अगर राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है, तो ऐसे स्थिति में भी राज्य सूची के विषय पर कानून संघ सरकार बनाती है। 252 में आ जाइए, 2 या 2 से अधिक राज्य अगर प्रस्ताव पारित करके राज्य सूची के विषय में कानून बनाने का अधिकार संघ को दे दिया, तो संघ सरकार कानून। यानी ये क्या फंडा है? एक हाथ से लो और दूसरे हाथ से दे दो, और दूसरे हाथ से दो, एक हाथ से लो और एक हाथ से दो। यानी आप कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे से सारी शक्तियां अपने पास रखे हैं। तो ये पचड़ा। दूसरी, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में जो असमानता है, 97, 66 और 47 विषय थे, आज राज्य सूची के विषयों की संख्या 98 हो गई। संघ सूची के विषयों की संख्या 98 हो गई, राज्य सूची के विषयों की संख्या घटकर 61 हो गई, और समवर्ती सूची के विषयों की संख्या 52 हो गई। ये असमानता भी ये इसलिए हो रहा है कि संघ सूची और समवर्ती सूची पर केंद्र सरकार कानून बना सकती है। तो एक तो ये दिक्कत है सहकारी संघवाद के रास्ते। लेकिन ये बात केवल हिंदुस्तान के संदर्भ में हम नहीं देखते। ये जो शक्तियों का केंद्रीकरण है, ये शक्तियों के विकेंद्रीकरण के साथ जो शक्तियों का केंद्रीकरण हो रहा है, केवल हिंदुस्तान नहीं, दुनिया के नक्शे पे आप चले जाएं तो न्यायपालिका के कुछ ऐसे फैसले हैं अमेरिका में जहां पे संघीय सरकार मजबूत हो रही है। जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद उपनिवेशवाद कब्रगाह उसका बन गया,
जिसको ब्रिटेन का कहा जाता था कि उगता हुआ सूरज है वो कभी ढलेगा नहीं, वो ढल गया। और उसके बाद लोकतंत्र का बहार आया पूरी दुनिया में। आज के दौर में क्या देख सकते हैं, 1991 में जब उदारीकरण और ग्लोबलाइजेशन का युग आया, जब बाजार व्यवस्था सामने आया, जब राज्य की कल्याणकारी जो भावना था, वेलफेयर स्टेट का जो कॉन्सेप्ट था, वो समाप्त हो गया। अब आज क्या देख रहे हैं, हम देखते हैं कि आज फिर केंद्रीकृत व्यवस्था की तरफ चले जा रहे हैं। शक्तियां केंद्रीकृत हो रही है, विकेंद्रीकृत नहीं हो रही है। आज राष्ट्रपति पुतिन रूस के 2036 तक अपने आप को घोषित कर चुके हैं कि मैं 2036 तक राष्ट्रपति बना रहूंगा। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, वो तो आजीवन जब तक हैं बने रहेंगे। कहीं ना कहीं लोकतंत्र को भी खतरा है। अगर सहकारी संघवाद मजबूत नहीं हुआ तो जो लोकतंत्र को आज आदर्श व्यवस्था माना जाता है, जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत है, 90 करोड़ से अधिक मतदाता हैं, जो दुनिया का सबसे सफल लोकतंत्र अमेरिका को माना जाता है, ये लोकतांत्रिक विचारधारा, ये डेमोक्रेटिक आइडियोलॉजी कहीं ना कहीं उसका छलन हुआ है। अगर हमको लोकतंत्र को मजबूत रखना है तो हमें सहकारी संघवाद की भावना को मजबूत रखना है। लेकिन ये सिक्के के एक पहलू, सिक्के के दूसरे पहलू को भी अगर हम देखें तो ऐसा नहीं है केवल निराशा और निराशा, चारों तरफ निराशा नहीं है, रोशनी की आशाएं भी हैं, रोशनी की किरणें भी दुनिया में बिखेरी जा रही हैं। हम ये जानते हैं कि हमें उग्रवाद से, हमें आतंकवाद से, हमें वैश्विक वायरस से या वैश्विक स्तर के ग्लोबलाइजेशन जैसी समस्याओं का सामना करना है। तो कहीं ना कहीं जो शक्तियां हैं केंद्रीकृत कहीं ना कहीं करनी होगी। अगर हमें आतंकवाद से मुकाबला करना है तो अपने पास पावर को रिजर्व करना होगा, और ये उसी के तरफ ये लक्ष्य होकर के समय और परिस्थिति के अनुसार शक्तियां केंद्रीकृत की जा रही है। जब समय मिलता है शक्तियां विकेंद्रीकृत की जा रही है। इसमें कोई मैं विरोधाभास नहीं मानता हूं, क्योंकि संविधान निर्माताओं ने जब इस चीज को देखा तो ये महसूस किया था कि संकट के समय हमें केंद्र के पास शक्तियां केंद्रीकृत करनी चाहिए, और उसी का नतीजा है कि संवैधानिक अनुच्छेदों में, संवैधानिक प्रावधानों में उसको बरकरार रखा। दूसरी बात आप देखेंगे कि जब से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी की सरकार आई है, सहकारी संघवाद की भावना को वो कूट करके भरना चाहते हैं। नीति आयोग का फैसला सकारात्मक कदम है। जो योजना आयोग जिसकी स्थापना 15 मार्च 1950 में की गई थी, वह योजना आयोग को बैठकों में, योजना आयोग बनाने में, प्लानिंग करने में मुख्यमंत्रियों को बैठकों में हिस्सा नहीं लिया जाता था। उनको दोयम दर्जा का माना जाता था। और नीति आयोग को थिंक टैंक माना जा रहा है। उसमें मुख्यमंत्री बैठते हैं, विचार विमर्श होता है और उसको मिला करके योजनाएं बन रही है। 5 साल तक के नहीं, वार्षिक रूप से योजनाएं बना करके उसको लागू की जाएगी। दूसरा कदम जीएसटी को लेकर है, गुड एंड सर्विस टैक्स जो आया, जो एकीकृत व्यवस्था, जो कॉन्सेप्ट, जो व्यवस्था फ्रांस से शुरू की गई, और जो गुड एंड सर्विस टैक्स जो है, यानी एकीकृत कर व्यवस्था, एक नेशन एक टैक्स एक मार्केट का जो कॉन्सेप्ट लाए माननीय प्रधानमंत्री बहुत, क्योंकि करों का जो बंटवारा था समान था। राज्य सरकारें इस पर विरोध किया करती थी। अब है कि करों का बंटवारा जो 5 स्लेब बनाया गया है जीएसटी का, उसमें दोनों का 50-50 हिस्सेदारी, राज्य स्टेट जीएसटी और सेंट्रल जीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी। तो इससे क्या हुआ, जो कर है समान रूप से वितरित हुए, यानी जो उनका समायोजन व्यवस्था है, मोदी जी का समावेशी व्यवस्था है, उस समावेशी व्यवस्था को आगे लाने में जीएसटी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। और उसके साथ साथ जहां जरूरत पड़ रही है, जैसे कश्मीर की समस्या बहुत पुरानी थी, उन्होंने उसको ताकत के बल पर, नियम के बल पर उसको एकीकृत किया, राज्यों में मिलाया। वो जरूरत था, राज्यों में मिलाया गया। पूरे राज्य के तहत अलग क्यों उसका प्रावधान रहेगा? जब पूरा हिंदुस्तान एक है तो कश्मीर फिर अलग क्यों? तो कश्मीर को भी सब अधिकार, सारा संवैधानिक सुविधा दी जाएगी, उसको भी मिलाया गया, केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पहलकदमियां हैं जो उनके द्वारा ली जा रही है। और आने वाले दिन में इन चुनौतियों का सामना, जो चुनौतियां हमारे देश के समक्ष हैं, जिसको लेकर के मोदी जी चिंतित है। आज बजट पेश हुआ, उसमें भी चीजों को लाया गया, समावेशी विकास का कॉन्सेप्ट लाया गया। तो समावेशी विकास, उसमें राज्यों के कर रोपण और राज्यों के अधिक से अधिक सुविधाएं टैक्सेशन में कैसे दी जाए, इस पर बात हुई है।
ठीक है, डिजिटल करेंसी की बात हुई है। तो ये चीजें कुछ पॉजिटिव चीजें हैं जो सरकार के द्वारा केवल संघ के लिए नहीं, संपूर्ण हिंदुस्तान के लिए, संपूर्ण भारत के लिए। और उनका नारा भी है सबका साथ सबका विकास। तो सबका साथ सबका विकास का मतलब केवल लोगों का नहीं, राज्य को लेकर के चलना, जो समावेशी विकास कहते हैं, जिसको सहकारी विकास कहते हैं, ये कॉन्सेप्ट उनका है। और ये जरूर सफल होगा, क्योंकि हम जानते हैं सहकारी संघवाद एक ऐसी अवधारणा है, एक इंद्रधनुष की भांति है, जहां सभी रंगों का अलग अलग महत्व है, लेकिन सभी रंग मिल करके एक सुंदर और सद्भावपूर्ण रंग बनाते हैं। और ऐसे स्थिति में सहकारी संघवाद के अस्तित्व के लिए परस्पर सहयोग की आवश्यकता है। और बिना परस्पर सहयोग के न हम आतंकवाद की समस्या से निपट सकते हैं, न उग्रवाद की समस्या से निपट सकते हैं, न शरणार्थियों की समस्या से निपट सकते हैं, न पर्यावरण की समस्या से निपट सकते हैं, और न ही आज के तारीख में ग्लोबल वार्मिंग के समय ग्लोबल वार्मिंग की समस्या से निपट सकते हैं। और इस वैश्विक कोरोना महामारी जैसी समस्याओं से निपटने के लिए सहकारी संघवाद एक बहुत बड़ा हथियार का काम करेगा, क्योंकि हम मानते हैं सहकारी संघवाद में इन समस्याओं से निपटने की क्षमता है, क्योंकि उसमें लचीलापन है और आघातशीलता को सहने की क्षमता है। धन्यवाद। आपको पसंद आया होगा ये लेक्चर। आप इसको अगर गहराई से सुनेंगे तो आपको बहुत फायदा पहुंचाएगा। आप अपना विचार इस पे दीजिएगा, अपना लाइक करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।